नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक छोटे से गैप अंतराल के बाद मैं आपके सामने फिर से हूं और जहां पर हमने जो है सीरीज को छोड़ा था, यानी हम लोग इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को पढ़ रहे थे, वहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो हम खंड शिक्षा अधिकारी के लिए पढ़ रहे हैं, इसमें आज ये चौथा लेक्चर है। अगर कोई आप में से नया हो जिसने इस चैनल पर इस सीरीज के पहले के वीडियोस को नहीं देखा है, लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये सभी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और हर लेक्चर ऐसा है कि इनसे एक प्रश्न जो है आने की संभावना है। आज के इस लेक्चर में हम लोग ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, और उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं, जो भी संधियां की गई हैं, समझौते किए गए हैं, और इसका केमिकल नेचर क्या है, ओजोन का किस तरह से बनती है, किस तरह से डिप्लीट होती है, कौन से ऐसे कारक हैं जो ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाते हैं। तो इन सबको हम लोग डेप्थ में जाकर देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक जो है हमारे चैनल से संबंधित जो टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स चल रहा है खंड शिक्षा अधिकारी का, और उसका आपने अभी तक डेमो पीडीएफ नहीं प्राप्त किया है, तो आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के लिंक में भी इसका लिंक दिया हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन में, और साथ में ये नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है 9506742546। इस पर आप व्हाट्सएप करके भी मांग सकते हैं, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, या जो है आप इस पर सीधे कॉल करके जो है जानकारी ले सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज में अभी आपका प्रवेश ओपन है, क्योंकि बीच में जो है कुछ व्यवधानों के कारण जो है कई लोग एडमिशन नहीं ले सके थे, तो इसमें जो है फिर से टेस्ट सीरीज में प्रवेश को प्रारंभ किया गया है। अब ये टेस्ट सीरीज हम कहते हैं, लेकिन बेसिकली एक टेस्ट सीरीज से बहुत ऊपर है ये, क्योंकि इसको हम क्रैश कोर्स कहेंगे। 3 महीने में हमारा ये प्रयास है। हम टेस्ट सीरीज तो 2 ही महीने में ख़त्म करा देंगे, लेकिन आप इसको आराम से जो है 2.5 से 3 महीने तक पढ़ के पूरा जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्नों का सिलेक्शन इस प्रकार से किया गया है, उसमें व्याख्या के रूप में इस तरह से कंटेंट दिया गया है कि आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने का प्रयास किया गया है। साथ ही आप देख रहे हैं कि हम लोग जो है लगातार चैनल पर वीडियोस के माध्यम से, वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से जो है आपको आपके सिलेबस के जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको पहले जो है कवर कर रहे हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए। और इसमें जो है 11 फुल टेस्ट हैं और 4 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं। इसके अलावा जो भी हमारे समय समय पर जो है चैनल से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल होते हैं वो आपको दिए जाएंगे। और इन सभी जो टेस्ट हैं, टेस्ट क्रैश कोर्स में, उसमें आपके पास 2 सुविधाएं हैं। आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, साथ में ही जो है आप उसका जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको अलग से भी पूरे सॉल्यूशन के साथ में, पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ में पढ़ सकते हैं। तो जो अभी जुड़ जाएंगे लोग इस क्रैश कोर्स से, वो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। हमारी हर टेस्ट सीरीज में इसी तरह से देखने को मिला है, क्योंकि आपके पास अभी पर्याप्त समय है, आप चीज़ों को अच्छे से और समग्रता से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले ओजोन लेयर की हम बात करते हैं। तो ओजोन लेयर की बात करने से पहले हमको थोड़ा सा संक्षेप में जानना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, इसका क्या जो है कितनी लेयर्स हैं, इसमें कौन कौन सी लेयर्स के नाम हैं, उनकी ऊंचाई क्या है, क्योंकि इस चैप्टर को हम बहुत डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारा फोकस ओजोन पे है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में देखेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स हैं और उनका क्या डिवीजन है। तो सबसे पहले 5 मेजर, इनके बहुत सारे छोटे छोटे भी पार्ट्स हैं, लेकिन 5 मेजर लेयर्स में जो है पृथ्वी के वायुमंडल को बांटा जाता है। तो शुरुआत होती है सबसे नीचे, यानी सबसे निचला मंडल जो है, जो धरातल से ठीक ऊपर है, वो क्या है, क्षोभ मंडल हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। दूसरा मंडल है समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जानते हैं, और इसी स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन गैस कंसंट्रेट रहती है। फिर मध्य मंडल आता है, जिसको हम मीजोस्फियर के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर जो है चौथा मंडल जो है ताप मंडल या आयन मंडल कहलाता है, जिसको आयनोस्फियर या हम थर्मोस्फियर, दोनों ही जो है नामों से
जानते हैं, भिन्न भिन्न किताबों में भिन्न भिन्न लिखा रहता है। फिर हम वायुमंडल की बात करते हैं, बहिर्मंडल या वायुमंडल। तो इसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं, जो पृथ्वी की जो है वायुमंडल का सबसे जो है ऊपरी हिस्सा है। अब इसको हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि ये जो लेयर्स हैं, पृथ्वी की भिन्न भिन्न परतें हैं, इनका क्या कहाँ तक जो है इनकी सीमाएं हैं। तो जैसा कि इधर हमने बताया, हम शुरुआत करते हैं क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल आप देख सकते हैं, ये पोर्शन है, यानी 0 से 10 किलोमीटर पृथ्वी के धरातल से और 10 किलोमीटर वायुमंडल तक जो है क्षोभ मंडल कहते हैं, जिसको हम ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। और जहां पर ये खत्म होता है और जहां से समताप मंडल शुरू होता है, वहां पर एक सीमा रेखा होती है, जिसको हम क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम है वो इसको जान लें कि इसको हम ट्रोपोपाउस के नाम से जानते हैं, ट्रोपोपाउस या क्षोभ सीमा। अब हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में, क्योंकि ये एनसीईआरटी से लिया हुआ जो है डायग्राम है, तो उसमें स्टैंडर्ड जो है 10 से 50 लिखा है। कहीं कहीं पर आप जो है 15 से 60 भी पा सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हर किताब में डिफरेंस होता है। फिर ध्रुवों के ऊपर, विषुवत रेखा के ऊपर इनकी ऊंचाई अलग अलग होती है। तो इन सब चीज़ों को जो है, जो हम पृथ्वी का वायुमंडल पढ़ेंगे डिटेल में, वहां पर हम डील करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर है, ये 10 से लेके 50 किलोमीटर की जो है सीमा में पाया जाता है। और जहां पर समताप मंडल की सीमा खत्म हो रही है और मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर शुरू हो रहा है, मेसोस्फीयर यहां पर शुरू हो रहा है, तो इस सीमा को हम समताप सीमा कहते हैं। समताप सीमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपाउस। यहां पर जो है स्ट्रेटोस्फीयर समाप्त हो रहा है और मध्य मंडल जो है शुरू हो रहा है। अब मध्य मंडल कहां से कहां तक है? 50 से 80 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, ये मेसोस्फीयर की है, मध्य मंडल की है। और जहां पर मध्य मंडल खत्म होता है उसको हम मध्य सीमा कहते हैं, जिसको हम मीजोपाउस के नाम से जानते हैं। 80 किलोमीटर के ऊपर और लगभग 400 किलोमीटर तक जो है आयन मंडल पड़ता है, जिसको आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर जो है या ताप मंडल के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा यहीं से वायुमंडल शुरू हो जाता है। और अब इसको अगर और डिटेल में जाएं तो इसमें कई सारी जो है छोटी छोटी लेयर्स हैं, लेकिन अभी वहां पर हम बात नहीं कर रहे हैं। फिर बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर की बात करें तो एक्सोस्फीयर जो है उससे ऊपर हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये वर्गीकरण है। और हमारा जो फोकस है वो समताप मंडल पे है, स्ट्रेटोस्फीयर पे है, जिसमें जो है ओजोन परत जो है संरक्षित है। तो इसके बारे में और जानते हैं। ओजोन, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है? O3। ये कहां पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाने वाली एक अस्थिर गैस है, यानी एक ये अनस्टेबल गैस है। ये हमेशा जो है स्टेबल फॉर्म में नहीं रहती है। ये जो है कभी ऑक्सीजन में, फिर उससे जो है फिर ओजोन में ये इंटरचेंज होती रहती है। और वायुमंडल में ये जो है न्यून मात्रा में यानी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अब ओजोन जो गैस है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? तो इसके लिए सबसे जो सिंपल तरीका ये है कि जो यूवी लाइट, यूवी रेज हैं या यूवी रेडिएशन कह लीजिए, अल्ट्रावायलेट रेज, इनके द्वारा होता है, जो पृथ्वी की ओर आते हुए ऑक्सीजन अणुओं को 2 परमाणुओं में तोड़ देती हैं। ऑक्सीजन अणु मतलब O2, और इसको 2 परमाणुओं में तोड़ने का मतलब ऑक्सीजन को इस तरह से तोड़ देती है, अलग अलग कर देती है। फिर उसके बाद क्या होता है? ऑक्सीजन परमाणु पुनः ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन का निर्माण करता है। अब ये ऑक्सीजन के जो 2 परमाणु हैं, ये फिर ऑक्सीजन के अणु से यहाँ पर जुड़ जाते हैं। मान लीजिए ये जुड़ गया तो यहाँ क्या बन गया? O3 बन गया, यानी ओजोन बन गया, जो हमको चाहिए। तो इसी तरह से ये ओजोन के निर्माण और विध्वंस की प्रक्रिया जो है इस मंडल में, यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में चलती रहती है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फीयर में 10 से 50 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है समताप मंडल की, इसके बीच में पाई जाती है। लेकिन अगर इसकी बात करें कि सबसे ज्यादा संकेंद्रण यानी सबसे ज्यादा डेंस कहां पर है, ये संकेंद्रित कहां पर है, तो 20 से जो 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है, इसमें जो है ओजोन लेयर का सबसे ज्यादा संकेंद्रण पाया जाता है। ओजोन परत का जो 90% भाग है,
ये समताप मंडल में होता है और 10% जो है क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है, यानी ट्रोपोस्फियर में भी ये पाया जाता है, लेकिन वो मात्र 10% होता है और डेंस नहीं होता है, बहुत ही विरल होता है। ऊपरी वायुमंडल में इसकी उपस्थिति पर्यावरण के लिए लाभकारी होती है। क्यों लाभकारी होती है? क्योंकि ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर जो है, जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक विकिरण है, विशेषकर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और कई तरह जो है रेडियो वेव्स वगैरह हैं, उनको ये जो है अवशोषित करने का, रोकने का काम करती है, जिससे पृथ्वी पर जो है वो सीधे सीधे नहीं आ पाते हैं। तो इसीलिए इसको जो है एक और नाम दिया जाता है, पृथ्वी का रक्षा कवच इसको कहते हैं, या पृथ्वी का छाता, यानी अम्ब्रेला ऑफ अर्थ भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये जो है पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन यही गैस ओजोन निचले वायुमंडल में एक प्रदूषक का कार्य करती है, जिसको हम यहाँ पर जो है प्रदूषक का मानते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रेटोस्फीयर से नीचे आ रही है तो ये जो है पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होती है। चूंकि ये एक अनस्टेबल यानी अस्थिर गैस है, इसलिए इसकी सघनता जो है मौसम की गतिविधियों और भौगोलिक कारकों यानी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मौसम के साथ में जो है ये इसका जो है बदलता रहता है। ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई जो है कब होती है? बसंत ऋतु में, यानी ऑटम में होती है, जबकि सबसे कम जो है कब होती है? वर्षा ऋतु में। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया, आप इसको जो है जरूर नोट कर लें कि सबसे ज़्यादा मोटाई इसकी वसंत ऋतु में और सबसे कम जो है इसकी जो है रेनी सीजन में, यानी वर्षा की ऋतु में जो है सबसे कम होती है। फिर ओजोन परत की खोज जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गॉर्डन डॉप्सन ने की थी। इन्हीं के नाम पर जो है इसका जो मात्रक रखा गया वो डॉप्सन यूनिट या डॉप्सन इकाई रखा गया था, प्रोफेसर गॉर्डन डॉप्सन के नाम पर। तो इन्होंने 1957 में सबसे पहले जो है ओजोन परत का पता लगाया। ओजोन परत को मापने की इकाई इन्हीं के नाम पर डॉप्सन रखी गई। अब एक डॉप्सन कितने के बराबर होता है? तो 0.01 मिलीमीटर मोटी शुद्ध ओजोन परत के बराबर होता है। यानी डॉप्सन जो है क्या है? ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है, ना कि जो है उसका कोई वॉल्यूम उससे नापते हैं। तो 0.01 मिलीमीटर मोटी शुद्ध ओजोन परत जो है उसको एक डॉप्सन, हम एक यूनिट कहेंगे। वायुमंडल में ओजोन का जो औसत सांद्रण होता है, यानी एवरेज कंसंट्रेशन जो होता है, लगभग 300 डॉप्सन यूनिट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एवरेज पता होगा तभी आप ये जान पाएंगे कि जो है ओजोन डिप्लीशन किस कंडीशन को कहेंगे। यानी अगर औसत से कम आएगा तो हम कहेंगे ओजोन का डिप्लीशन हो गया। तो 300 डॉप्सन यूनिट जो है ये ओजोन की एक औसत जो है सांद्रता है, और जब ये सांद्रता 220 डॉप्सन या उससे कम हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, जब ये जो है कंसंट्रेशन ओजोन लेयर का 220 डॉप्सन से नीचे आ जाता है, उस कंडीशन को हम ओजोन छिद्र या ओजोन होल के नाम से जानते हैं। ऐसे स्थानों को हम कह देते हैं कि यहाँ पर ओजोन छिद्र है, और वहाँ से जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो सीधे जो है धरती पर आ जाती हैं, जो नुकसानदायक होती हैं। अब ओजोन जो लेयर है, इसके डिप्लीशन के जो है कारण क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे ये डिप्लीट होती है, तो इसको दो बड़े भागों में हम पढ़ते हैं। एक तो कुछ प्राकृतिक कारण होंगे, कुछ नेचुरल रीजन्स होंगे, और दूसरा मानव जनित रीजन, यानी जो है जो ह्यूमन की गतिविधियों के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो उसके कारण भी ओजोन का डिप्लीशन होता है। तो यहाँ पर आप जो है एक जो है चार्ट देख रहे हैं, इससे आप जो है एक मोटा मोटा अंदाज लगा सकते हैं कि जो है कितने % जो है प्राकृतिक होता है। तो आप देख रहे हैं 15 और +3 यानी 18% जो ओजोन का डिप्लीशन होता है, ये नेचुरल प्रोसेस के द्वारा होता है। इसमें जो है मनुष्य का कोई दोष नहीं होता है। लेकिन अब ये 18 के अलावा जितना भी हुआ 100 में, वो क्या हुआ? वो ह्यूमन की वजह से हुआ। तो ह्यूमन का जो है रोल बहुत जो है ज़्यादा है, यानी लगभग 72% जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ओजोन लेयर में डिप्लीशन होता है। तो ये दोनों डेटा भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। बाकी CFC के कारण और कौन कौन सी CFC के कारण कितना होता है,
ये जो है बहुत ज़्यादा इतने डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा कभी। फिर अब प्राकृतिक कारणों में गिन लेते हैं। सबसे पहले जो है बात करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की या पराबैंगनी किरणों की। तो इसके द्वारा ओजोन का विघटन होता ही रहता है। उसके अलावा सौर्य क्रियाएं, सोलर रिएक्शंस, तो सौर्य क्रियाओं के कारण जो है क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम NOx लिखते हैं। NOx लिखने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो कॉमनली जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनको जो है NOx कैटेगरी में रखते हैं। फिर ध्रुवीय समतापीय बादलों के कारण जो है, और ध्रुवीय भंवर जिसको हम पोलर वर्टेक्स कहते हैं, इसके कारण भी जो है क्लोरीन और ब्रोमीन इनकी जो अभिक्रिया जो है ओजोन लेयर के साथ होती है, उसके कारण भी जो है ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। अब हम मानव जनित यानी ह्यूमन जनरेटेड एक्टिविटीज़ के कारण जो ओजोन का डिप्लीशन होता है उस पर बात करते हैं। तो मानवीय कारकों में ऐसे उपकरणों का प्रयोग करना जिनसे ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों का निर्माण हो। ओजोन क्षरण करने वाले बहुत से कारक हैं, उसमें प्रमुख कारक क्या है, हैलोकार्बन्स। हैलोकार्बन्स में क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन और ब्रोमीन, इनके कारण जो है जो हैलोकार्बन्स उत्पन्न होते हैं, इनसे भी जो है डिप्लीशन होता है। उसके अलावा जो है जब मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC कहते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि गैसों का सांद्रण यानी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, यानी अपने सामान्य स्तर से इनका स्तर बढ़ जाता है। तो क्लोरीन और क्लोरीन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है जो ओजोन की परत का विघटन करती है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से आते हैं, जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज से जो निकलता है, तो ये सब जो है उसके प्रमुख कारण है। एरोसॉल के कारण भी होता है। फिर अब ओजोन छिद्र की हमने बात की थी कि 220 डॉप्सन से अगर सांद्रण कहीं पर कम है ओजोन लेयर का, तो उसको हम ओजोन छिद्र कहते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत सामान्य सा प्रश्न आता है कि सबसे पहले जो है ओजोन होल का जो है पता किसने लगाया था, तो जोसेफ फोरमैन, या आपने पढ़ा जरूर होगा, जोसेफ फोरमैन ने सबसे पहले ओजोन लेयर में जो होल का पता लगाया था। और इन्होंने ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण टीम इन्हीं के नेतृत्व में गई थी, जिसने 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में इसका पता लगाया था। और जोसेफ फोरमैन ने ओजोन परत में लगभग 50% का ह्रास देखा था, यानी लॉस देखा था वहाँ पर, कि वहाँ 50% तक ओजोन परत जो है छीड़ हो चुकी है, लॉस हो गई है। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि हम ओजोन क्षरण पदार्थ, जिनको हम क्या कहते हैं, ODC कहते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज यानी ODC के स्थान पर ओजोन मित्र पदार्थ जो है, इनमें क्या आते हैं, ओजोन मित्र पदार्थ किसको कहेंगे, OFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो नुकसानदायक नहीं होती हैं। अब ओजोन विघटनकारी पदार्थ, जिसको हमने ODS कहा, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसको समझाया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ पदार्थों को बताया गया कि ये ओजोन परत के लिए खतरनाक केमिकल्स हैं, इनका यूज़ इस संधि से जुड़ने वाले, इस समझौते से जुड़ने वाले सदस्य देशों को नहीं करना है, या जो है बहुत कम करना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत फिलहाल 96 रसायन यानी 96 केमिकल्स पर जो है नियंत्रण लगाया गया है, जिनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं, कई सारे हैं, 96 की बात कर रहे हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका व्यापारिक नाम क्या है, फ्रेयॉन, CFC, इसमें CFC11 और CFC12 दो जो है आते हैं। ये कहाँ से निकलते हैं, प्लास्टिक फोम का जब निर्माण होता है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में, ये रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होते हैं, एरोसॉल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सफाई में। तो इस तरह से ये इसके जो स्रोत हो गए। फिर हाइलोन्स और हाइड्रोब्रोमोक्लोरोकार्बन एवं HBFC हाइड्रोब्रोमोक्लोरोकार्बन, ये जो है कहाँ से निकलते हैं, ये अग्निरोधक यानी जो फायर एक्सटिंग्विशर उपकरण होते हैं, जिनसे आग को बुझाया जाता है, उनमें से ये निकलते हैं।
कार्बन टेट्राकोलाइड यानी CCl4, ये ट्राइक्लिनिंग एजेंट कीटनाशक बहुत सारे होते हैं उनमें, और कई सारे जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे जो है ये निकलते हैं। मिथाइल क्लोरोफॉर्म जिसको हम CH3CCl3 कह रहे हैं, ये सफाई करने वाले विलायकों के निर्माण और गोंद निर्माण में जो है इनका यूज होता है, यानी यहाँ से ये उत्पन्न होते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोक्रोमीथेन ये कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उनसे उत्पन्न होते हैं। हाइड्रोक्लोरोकार्बन यानी HCFCs, ये CFC गैसों के विकल्प में लाई गई, परंतु ये ODS और वैश्विक तापमान दोनों में योगदान देती है, यानी ये CFC को भी बढ़ा रही है और साथ में ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ा रही है। जबकि इसका प्रयोग क्या सोचा गया था कि ये जो है CFC के विकल्प के रूप में कार्य करेगी। फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हमने बताया NOx जो है, ये कहाँ से, ज़्यादातर जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में और जेट विमानों द्वारा, फिर थर्मोन्यूक्लियर हथियार के विस्फोट द्वारा ये उत्सर्जित होती हैं। तो ये सभी जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो है कुल 96 मेजर वो हैं, जिनमें से हमने कुछ देखे और यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब ओजोन क्षरण जो होता है, ओजोन का डिप्लीशन जो होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसको यहाँ पर हम समझते हैं। तो ओजोन परत में सर्वाधिक जो है क्षरण या रिक्तता या डिप्लीशन कहाँ पर होती है, ध्रुवों पर यानी पोल्स पर होती है, और बाकी जो है पोल्स पे सबसे ज़्यादा होती है, और पोल्स से अगर नीचे की तरफ बढ़ते आएंगे तो वहाँ पर डिप्लीशन कम मिलेगा। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल का सर्वाधिक निर्माण होता है, जिसके कारण को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। कैसे, ध्रुवीय भ्रमर बनी जिसको हमने कहा पोलर वर्टेक्स, तो पोलर वर्टेक्स बनी, उसके बाद समताप मंडल में बादलों का निर्माण हुआ, फिर मानवीय क्रिया द्वारा नियुक्त से अभिक्रिया हुई, फिर एक्टिव क्लोरीन यानी सक्रिय क्लोरीन निर्माण हुआ। यही सबसे घातक होती है, जब जो है एक्टिव क्लोरीन बन जाएगी तो ओजोन परत का वो अपघटन करना शुरू कर देगी। तो इस प्रकार ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल जिसको पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कहेंगे, इनका निर्माण नाइट्रिक अम्ल से होता है और CFC से अभिक्रिया करके क्लोरीन को ये सक्रिय कर देते हैं। ध्रुवीय समतापीय मंडलीय बादलों को नेक्रियोस बादल भी या नेक्रियोस क्लाउड्स भी कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा, अलग से याद कर लीजिएगा। जो हम बात कर रहे हैं कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, इनको नेक्रियोस बादल या नेक्रियोस क्लाउड्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे चलते हैं। ध्रुवीय समतापीय मंडल बादल यानी जिसको हमने कहा नेक्रियोस बादल जो है, इन बादलों का निर्माण शीत ऋतु में होता है, यानी जो है ठंडे मौसम में होता है, और बसंत ऋतु में यानी जब ऑटम आ जाता है उसमें सूर्य के तीव्र प्रकाश से क्लोरीन के परमाणु ओजोन का क्षरण करते हैं, यानी ठंडियों में जो है ये क्लाउड्स बनते हैं। उसके बाद जब ऑटम आ जाता है, ऑटम में जो है ये सूर्य के प्रकाश की अभिक्रिया से जो है इसमें से एक्टिव क्लोरीन मुक्त होती है, और एक्टिव क्लोरीन जो मुक्त होके ओजोन परत का क्षरण करती हैं। तो ये जो है इसकी प्रक्रिया हो गई, जिसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बाहरी वायुमंडल की जो परावैंगनी किरणें हैं यानी UV रेज, ये CFC से क्लोरीन परमाणु को अलग कर देती हैं। क्या किया इन्होंने, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, ये तीन चीजें हैं, इसमें से क्लोरीन को इसने अलग कर दिया। फिर ये जो मुक्त क्लोरीन है इसी को हम एक्टिव क्लोरीन कहते हैं। ये ओजोन के अणु पर आक्रमण करता है और इसे तोड़ देता है। इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन अणु तथा क्लोरो मोनोऑक्साइड बना लेता है। तो ये क्या बन जाता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। इसको हम देख सकते हैं, ये क्या लिखा है, क्लोरीन, ये है ओजोन O3। अब क्लोरीन और ओजोन मिलके ClO बन गया। ClO क्या हुआ, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, और इधर ऑक्सीजन जो है अलग मुक्त हो गई। तो ये पहली अभिक्रिया हुई। इसके बाद क्या हुआ, वायुमंडल का एक मुक्त ऑक्सीजन परमाणु क्लोरीन मोनोऑक्साइड पर आक्रमण करता है और एक मुक्त क्लोरीन परमाणु एक और ऑक्सीजन अणु का निर्माण करता है। क्या प्रक्रिया है इसकी, ClO जो यहाँ बना था, आप यहाँ देख सकते हैं, जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड था, ये फिर जो है ऑक्सीजन के परमाणु को से जुड़कर क्या बनता है, क्लोरीन को अलग कर देता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है, ऑक्सीजन का अणु बन जाता है।
फिर क्लोरीन इस क्रिया को 100 वर्षों तक दोहराने के लिए मुक्त हो जाती है। यानी ये जो क्लोरीन बन जाती है ये ऐसा नहीं है कि इसने थोड़ा सा क्षरण कर दिया और वहीं पर ख़त्म हो गई। 100 साल तक जो है ये रिएक्शन जो है जिस स्थान पर शुरू हो गई वो चलती रहेगी और लगातार जो है ओजोन परत का क्षरण होता रहेगा। अब ओजोन परत के बारे में हमने सारी बात कर ली। अब इसके क्षरण के यानी इसके डिप्लीशन के हमारे वातावरण पे और मानव जीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, क्या बैड इफेक्ट पड़ते हैं, एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं, ये हम जानते हैं। तो ओजोन डिप्लीशन के फलस्वरूप पृथ्वी पर पहुंचने वाली यूवी रेज संपूर्ण परतंत्रीय व्यवस्था यानी सारा इकोसिस्टम को, पूरे इकोसिस्टम को हानि पहुंचाती है। तो इसको हमने एक जो है चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। एक एक करके देखते हैं। निम्न वायुमंडलीय ओजोन प्रदूषण हो जाता है, क्योंकि ओजोन कहाँ तक सीमित होनी चाहिए, स्ट्रेटोस्फीयर में, लेकिन अगर वो निम्न वायुमंडल में आ जाएगी जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ तक मनुष्य के क्रियाकलाप होते हैं, अगर वहाँ तक आ जाएगी तो एक समस्या की बात हो जाएगी। उसके बाद स्थलीय समुद्री पादप का विनाश हो जाएगा। कैसे? जब कहीं पर ओजोन लेयर जो है घट गई है, ओजोन में डिप्लीशन हो गया है, तो वहाँ पर क्या होगा, यूवी रेज नीचे तक जो है आ जाएंगी और उससे समुद्री स्थलीय पादपों का विनाश होगा। फिर मृदा नमी जो है वो भी कम हो जाएगी, उसमें ह्रास हो जाएगा, यानी मिट्टी में जो नमी होती है। फिर ग्रीन हाउस गैसेज यानी हरित गृह जो गैसेज होती हैं इनमें वृद्धि होगी तो जो है ग्लोबल वार्मिंग होगी। फिर फसलों और वनों को हानि होती है। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन पर संकट आ जाता है। द्रव्य जैसे रबड़, पेंट, प्लास्टिक आदि का अपघटन शुरू हो जाता है और मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव एवं जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन में हमारे चेंजेज हो जाते हैं अगर यूवी रेज हमारे शरीर पर सीधे पड़े। सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर का खतरा रहता है, उसके बाद जो है हमारे जेनेटिक लेवल पर भी ये खतरा पहुंचाती है। तो ये सब जो है, अब ओजोन छिद्र में जो है बहुत सारा इसके पीछे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया गया है, विशेषकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। तो उसके कारण अभी कुछ अच्छी खबर भी थोड़ी सी जो है देखने को मिली थी, उसको जानते हैं, यानी इसको हम करंट से देखने का प्रयास करते हैं। तो अभी हाल ही में नासा एवं नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेटिव यानी NOAA के अध्ययन के अनुसार सितंबर-अक्टूबर 2019 के दौरान अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन होल था उसके आकार में कमी देखी गई है, जो 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी कम हो गया है। यानी पहले के मुकाबले थोड़ा कमी आई है। यानी जो है इसको लेके ग्लोबल लेवल पर जो है प्रयास किए जा रहे हैं विभिन्न देशों द्वारा, उसका असर यहाँ पर दिखने को मिला। यद्यपि यह सुधार अल्पकालिक है, लेकिन फिर भी जो है 1982 के पश्चात ओजोन परत के छिद्र में ये सर्वाधिक कमी आई है। अब ओजोन इतनी महत्वपूर्ण है तो ओजोन के लिए जो है ओजोन के प्रयासों को, ओजोन को बचाने के लिए विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस या इंटरनेशनल ओजोन डे घोषित किया था। उसके बाद पहला विश्व ओजोन दिवस 1995 में मनाया गया। 16 सितंबर को ही ये क्यों मनाया गया, इसके पीछे भी कारण है कि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अपनाए जाने के कारण विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस वर्ष 2019 यानी जो अभी लेटेस्ट बीता है वर्ष 2019, इसमें इसकी थीम क्या रही, 32 ईयर्स एंड हीलिंग। 32 ईयर्स एंड हीलिंग। तो थीम आजकल जो एग्जाम में वैसे ही पूछी जाती है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अब यहीं पर हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं, और ये जो कन्वेंशंस हैं, समझौते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो आपने जरूर सुना होगा वियना अभिसमय या वियना कन्वेंशन। तो ओजोन परत के संरक्षण हेतु ये प्रथम सार्थक प्रयास था। ये इससे पहले भी प्रयास हुए, लेकिन सबसे सार्थक प्रयास पहला यही था। वियना कन्वेंशन 1985 में, वियना कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया में अपनाया गया। ये समझौता 1988 से प्रभावी हुआ तथा 2009 में
सार्वभौमिक रूप से सत्यापित किया गया। तो यहाँ पर आप टाइमलाइन याद रखिए, 1985 में वियना कॉन्सेप्ट जो है अपनाया गया, 1988 में जो है इसको लागू किया गया और 2009 आते आते जो है इसको जो है ग्लोबली जो है अडॉप्ट कर लिया गया, इसको सत्यापित कर दिया गया। ये समझौता ओजोन विघटनकारी पदार्थ, जिनको हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कहते हैं, जिसमें CFC और मिथाइल ब्रोमाइड के प्रयोग में कमी लाने से संबंधित है। भारत ने 1991 में हस्ताक्षर किया और सत्यापित किया। तो ये भी भारत के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत ने 1991 में वियना कन्वेंशन को एडॉप्ट किया, उस पर साइन करके। आगे चलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसको सबसे बड़ा प्रयास माना जाता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए। तो ये संधि 16 सितंबर 1987 में हस्ताक्षरित हुई थी। इसी दिन ओजोन डे भी मनाया जाता है, जो हमने देखा, और 1 जनवरी 1989 को ये प्रभावी हो गई। 87 से शुरू होकर और 1 जनवरी 1989 को ये प्रभावी हो गई। ये कैसा है, एक बाध्यकारी संधि है, मतलब इसको जो भी अपनाता है उसको छूट नहीं है कि वो इससे हटे। अगर आपने साइन कर दिया है तो आप जो है इससे बाउंड हैं, जिसके अंतर्गत एक चरणबद्ध तरीके से ओजोन परत को छीण करने वाले पदार्थों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी पहली बैठक जो है 1989 मई में हुई थी। कहां पर? हेलसिंकी में हुई थी। उसके बाद 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाने लगा। इस समझौते के तहत CFCs, HCFCs, मिथाइल ब्रोमाइल, HBFC, ब्रोमोक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म के नियंत्रण की कार्य योजना शामिल है। मतलब 96 पदार्थ तो मैंने बताए, इनमें से प्रमुख यही हैं जो उस समय जो है इनको कहा गया कि इनका जो है या तो प्रयोग नहीं करना है या बहुत ही सावधानी से न्यूनतम प्रयोग करना है। फिर इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ही एक जो है लीगल स्वरूप और अमली जामा पहनाने के लिए, या तो यूं कह लीजिए, किगाली समझौता सामने आया। तो ये समझौता कब हुआ? ये बहुत रिसेंट है, अक्टूबर 2016 में हुआ ये, और इसमें भी 2019 में कुछ सुधार भी किए गए हैं। तो ये कहाँ पर हुआ? ये किगाली नामक स्थान है रवांडा में। रवांडा में किगाली नामक एक शहर है। इसमें 197 देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, इनके द्वारा ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हाइड्रोक्लोरोकार्बन की श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने हेतु ये समझौता किया गया। यह समझौता मुख्यतः ओजोन परत संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन से संबंधित है, जो कि साझी किंतु भिन्न उत्तरदायित्व की अवधारणा पर आधारित है। तो यहां पर इस बात को, इस लाइन को समझने की आवश्यकता है। साझी किंतु भिन्न उत्तरदायित्व, मतलब इसमें क्या किया गया? कैटेगराइज कर दिया गया कि बहुत ज़्यादा विकसित देश हैं, उनको अलग लक्ष्य दिया गया, उनसे कम यानी विकासशील देशों को अलग लक्ष्य दिया गया। तो इसमें कई कैटेगरी में सभी देशों को अलग अलग लक्ष्य दिया गया है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन हेतु किया गया कानूनी रूप से एक बाध्यकारी समझौता है। फिर किगाली समझौते में ही इस अवधारणा के तहत विकसित देश जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, उसमें कई सारी कंट्रीज हैं, USA हो गया, जापान हो गया, इन लोगों ने क्या किया? वर्ष 2019 से ही HFC में कटौती करने का प्रारंभ करेंगे तथा 2036 तक इसके उपयोग में वर्ष 2010-12 के आधार स्तर से 85% तक की कमी लाएंगे। तो ये जो है बड़े बड़े जो है विकसित देशों की बात हो गई। ये इन्होंने 2019 से ही प्रारंभ कर दिया है और इनको 2036 तक जो है बेस ईयर जो माना गया है 10 से 12, उसमें उसके स्तर के 85% तक जो है HCFCs के उत्पादन को कम करना है। फिर अगली कैटेगरी आ गई चीन, ब्राज़ील और जो अन्य कंट्रीज हैं इसके समकक्ष। ये 2045 तक 2020-22 के उत्सर्जित स्तर से HFC के प्रयोग को 85% तक कम करेंगे, यानी इनका लक्ष्य अलग हो गया। अब आते हैं भारत, ईरान, पाकिस्तान, खाड़ी देश, यानी जो अभी विकासशील स्थिति में इस तरह के देश, ये 2028 से HFC के उत्सर्जन में कटौती करना प्रारंभ करेंगे तथा 2047 तक ये जो है
2024-26 के स्तर से 85% तक इस्तेमाल में कमी लाएंगे। तो इसीलिए कहा गया कि सभी को जो है भिन्न जिम्मेदारियां इसमें दी गई हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने ओजोन और ओजोन से संबंधित जो कुछ भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है सब कुछ इस वीडियो में आप जानने का प्रयास किया। इसको एक बार और शुरू से देखिएगा, क्योंकि आप अगर इसको एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको किताब में इन सब चीज़ों को ढूंढ के पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको मैक्सिमम जो है फैक्ट्स ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।